Today we are going to learn the part 2, that is methods and approaches. Methods and approaches of teaching English. So in that first we have grammar translation method, after that direct method, audiolingual method, structural approach, and communicative language teaching. Inshallah, today we are going to complete this whole topic. So, what is grammar translation method? First of all, we'll see what are the other names of grammar translation method. So, grammar translation method is also known as the oldest method, and the classical method, and it is also called as the traditional method of teaching English grammar. That you, me, we have learned this in our childhood. So, in this, what happened is the teacher explained the rules of grammar using the learner's mother tongue and provide illustration in the target language, that is English. So basically grammar translation method जो है ये oldest form or classical form or traditional form of teaching English grammar है. In it what happened is the teacher she will explain everything, the grammar rules regulation, जो भी grammar के rules है वो कैसे है, वो rules क्यों है, वो सब टीचर एक्सप्लेन कर देते टू द स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट की अपनी मदर टंग में, सो दैट स्टूडेंट्स को इजी हो जाना अंडरस्टैंडिंग के लिए. और फिर क्या करते, एग्जाम्पल्स देते इंग्लिश में, सो दैट पूरा क्लियरली समझ में आना. सो इसके लिए टीचर क्या टेक्निक यूज करते, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर जो है टेक्स्ट पढ़ते, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते मदर टंग में. फिर ये मेथड में पर्टिकुलरली फोकस किया जाता स्टूडेंट की रीडिंग एंड राइटिंग स्किल पे. मतलब बेसिकली यही होता था ना, लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल तो यही होता था कि माय टीचर्स यूज्ड टू रीड इन इंग्लिश फर्स्ट, देन उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में देते थे और फोकस किया जाता था रीडिंग एंड राइटिंग पे. मेरी लिसनिंग स्किल्स, मेरी स्पीकिंग स्किल्स पे कुछ भी फोकस नहीं दिया जाता था. सो दिस वाज आल्सो नोन एज द ओल्डेस्ट क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल मेथड. इसको GTM मेथड भी कहा जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एब्रिविएशन. सो आई होप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा. नाउ लेट अस सी व्हाट इज डायरेक्ट मेथड. So direct method is also known as the natural method and reformed method. You have to remember this name, like grammar translation method is also known as the oldest method and classical methods करके, and direct method के other names are natural method and reform method. ऐसे सब important है, आप लोग को याद रखना. Okay. So नेचुरल मेथड और रिफॉर्म्ड मेथड भी इसको कहा जाता था. ये ओरिजिनेट हुआ एक्चुअली इन जर्मनी, सॉरी इन फ्रांस. डायरेक्ट मेथड ओरिजिनेट हुआ फ्रांस में. हाँ, इतने नेम्स है इसके. सो डायरेक्ट मेथड फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ. इसमें ये डायरेक्ट मेथड जो है ये ग्रामर ट्रांसलेशन के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था. मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जिस तरीके से मदर टंग का यूज हुआ जाता था, तो डायरेक्ट मेथड उसके अगेंस्ट था कंप्लीटली. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जो रूल्स थे, जो वे ऑफ टीचिंग था, उसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था. इसी वजह से इसको रिफॉर्म्ड मेथड भी कहा जाता है. और इंग्लिश सीखने का एक नेचुरल वे है ये, इसीलिए इसको डायरेक्ट एंड नेचुरल मेथड भी कहा जाता है. सो दिस वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, and this particularly direct method, this focus not only on reading and writing but on complete LSRW,
that is listening, speaking, reading and writing. तो कंप्लीट LSRW पे फोकस किया जाता था, स्पेशली स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे फोकस किया जाता था. ओके, बिकॉज दिस मेथड सेज के वैसे तो सभी पे फोकस किया जाता था, लेकिन स्पेशल फोकस जो है स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे किया जाता था. स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे इसीलिए बिकॉज इट वाज बिलीव्ड के लाइफ में हम आपको सामने वाले को लिसन करना एंड स्पीक करना इज इम्पोर्टेंट rather than reading and writing, because we read for ourselves and we write for ourselves. So speaking and listening is far more important than reading and writing बोलकर ये मेथड में स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे फोकस किया गया है. सो ये एक इंडक्टिव मेथड है. इंडक्टिव मेथड का मीनिंग, सी इफ आई एम श्योर यू ऑल हैव डन बीएड, तो बीएड में एक क्या है माइक्रो टीचिंग रहता फर्स्ट स्टेप. तो वो माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को एक चार्ट, सपोज फूड हैबिट, लेसन नेम है फूड हैबिट्स, तो हम स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ओपन योर रीडर्स, टेक आउट दिस लेसन, वी आर गोइंग टू लर्न दिस टुडे, ऐसा नहीं बोलते. इन दैट we will put induction in them and will take out the lesson name from them. So in this method what teacher does is, teacher क्या करते खुद से, टीचर खुद एफर्ट्स डाल के कुछ चार्ट्स, कुछ पिक्चर्स लेके आते हैं और स्टूडेंट से टीचर्स क्वेश्चंस करते हैं, स्टूडेंट्स को एज्यूम कराने लगाते हैं. सपोज कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, एनीवन ऑफ यू. सो if I'm going to teach you a lesson about food, so I'll ask you, Kim, what did you had in your breakfast today? So you'll say basically, Kim, you have chapati in your breakfast. So I'll ask you, who made that? Then you'll say, okay, your mother made that. Then who bought that? What we can say, wheat for you? So you'll say father. Okay, how he has bought that? Then the student will say through money, through shop or something. What have you had in your lunch? Then we'll make the connection from the breakfast to the lunch. What is breakfast and lunch? So the students will say, okay, it is food that we eat. So then the teacher, have to write the food on the board. मतलब कि स्टूडेंट्स हैव टू से द लेसन नेम. उन लोग से इतना इंडक्शन देना, उन लोग को इतने क्वेश्चंस करना, उन लोग से इतना डिक्टेट करवाना, इतने एक्टिविटीज उन लोग से करवाना कि वो जो लेसन नेम है वो स्टूडेंट्स खुद बोलना, ना कि टीचर. सो दिस मेथड इज नोन एज इंडक्शन मेथड, मतलब डायरेक्ट मेथड. इसमें स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग है उसको इलॉबरेट करने के बारे में बताया जाता है कि स्टूडेंट्स खुद से सोचना. और इस मेथड में कोई भी रूल्स नहीं बताए जाते ग्रामर के, मतलब उन लोग को खुद ही से सीखने का चांस दिया जाता. इज इट क्लियर टू यू ऑल? कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स. Next is audiolingual method. So audiolingual method के भी दो नाम हैं. First is army method and the next is new method. So audiolingual method में oral drill दिया जाता स्टूडेंट्स को, audio visual aids कुछ सुनाया जाता so that students can guess better. We'll discuss the limitations after we'll end up the topic. So ऑडियोलिंगुअल मेथड का अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो कॉल सेंटर्स के जो जॉब्स रहते हैं ना, उसके लिए ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं. उसमें क्या रहता है, एक छोटा सा बुकलेट रहता
उसमें आप लोग को सीधा सीधा बताया जाता कि ये क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे एंड यू हैव टू आंसर देम लाइक दिस। तो उन लोग को ऑडियो बुक्स या फिर रिटर्न मटेरियल हैंड दे दिया जाता एंड एक कोर्स कराया जाता है उन लोग को फॉर 2 months 3 months फॉर 45 days फॉर वॉट एवर ड्यूरेशन दैट इज। तो इन दैट ड्यूरेशन पर्टिकुलर जो व्हाट आई कैन से जो स्टूडेंट्स तो नहीं होंगे वो जॉब सीकर्स, तो जो जॉब सीकर्स है उन लोग को वो कोर्स में स्ट्रक्चरल पैटर्न्स बताए जाते हैं कि ऐसे ऐसे पैटर्न है एंड यू हैव टू आंसर दिस। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल वेस्ट। दिस पर्सन हैज वर्कड अ लॉट फॉर दिस मेथड। तो ये पर्सन ये मेथड इनॉग्रेट करे थे। ही बॉट दिस मेथड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये मेथड में लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे फोकस किया जाता। तो दिस मेथड फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें डायलॉग्स जो रहते हैं ना वो मेमोराइज करा दिए जाते हैं थ्रू द रिटर्न मटेरियल्स। सारे डायलॉग्स जैसे कि मैं बोली वैसे ये लोग मेमोराइज करा देते हैं थ्रू मटेरियल विच वाज रिटर्न। रिटर्न मटेरियल रहता हैंड रिटन या फिर प्रिंटेड जो भी है, उसके थ्रू पूरे डायलॉग्स जो है जॉब सीकर्स को याद दिला दिए जाते हैं। सो ये जो मेथड है ऑडियोलिंगुअल मेथड, ये 6 लेवल्स में डिवाइड है और ये 6 लेवल्स को प्लेट्यू कहा जाता। और ये बहुत ही पॉपुलर मेथड था, लेकिन ये मेथड ज्यादा नहीं चल सका बिकॉज ये मेथड्स के लिमिटेशंस जो बोल रहे हैं ना वो बहुत ही कम है। सी अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं तो वो पूरा डीप डेप्थ में सीखना जरूरी है। अगर आप सिर्फ बात करने के लिए या फिर पर्टिकुलरली अपने आप सिर्फ जॉब के लिए या फिर क्लाइंट के लिए अगर सीख रहे हैं तो फिर आफ्टर दैट जॉब अगर आपकी वो जॉब छूट जा रही है, इफ यू आर गोइंग इनटू सम अनदर फील्ड, तब फिर आपके पास इंग्लिश की नॉलेज जीरो रहती। यू कैन नॉट यूज दैट इंग्लिश। अगर आप ये इंग्लिश का अगर 45 डेज का कोर्स करके वो जॉब अगर आप 5 years तक भी कर रहे हैं तो आफ्टर 5 years आपके पास कुछ भी दूसरी जॉब दूसरी फील्ड में जाने के लिए चांस नहीं रहता बिकॉज यू वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस गुड इंग्लिश इनफ इंग्लिश फॉर अनदर जॉब। तो आपको सिर्फ वही पर्टिकुलर जॉब के डायलॉग्स याद कर आपके ब्रेन में वही वर्ड्स फिक्स हो जाते हैं बिकॉज आप कुछ और सीखे ही नहीं, आप सिर्फ वो कोर्स के जितना लिमिटेड सीखे थे। सिमिलरली डायरेक्ट मेथड में जो है, जो इंडक्टिव मेथड है उसमें जैसा फोकस किया जाता ना LSRW इंडक्टिव मेथड, इसमें लिमिटेशंस ये है कि जो स्टूडेंट्स अगर छोटे क्लास के हैं तो उन लोग के ब्रेन पे कितना प्रेशर हो जाता कि द टीचर हैज टू पुट, और उन लोग का ब्रेन मतलब उन लोग को ये जरूरत है कि वो स्टूडेंट्स अच्छे रहना, उन लोग अच्छा फूड खा कर आना, उन लोग एनर्जाइज रहना। सो स्टूडेंट्स का हेल्थी रहना बहुत जरूरी है डायरेक्ट मेथड में, सो दैट उन लोग इतना प्रेशर ले सकना, सोच सकना, उन लोग की इतनी कैपेसिटी हो सकना। अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो बात करें उसमें लिमिटेशंस अगर हम देखें तो उसकी ये लिमिटेशंस है कि मदर टंग का यूज कुछ बहुत ज्यादा हो जाता जिसमें फिर स्टूडेंट्स को बाद में सेल्फ लर्निंग करना पड़ता। So that was the limitations of this. Next is structural approach. So structural approach जो है बिहेवियर साइकोलॉजी और स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक, ये दोनों चीजों को मिला के ये स्ट्रक्चरल अप्रोच बनाया। सी इंसान का जो एक बिहेवियर रहता वो बिहेवियर थ्योरी, so let me mention it here. बिहेवियर साइकोलॉजी में ऐड किया गया स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स और इन दोनों से बना स्ट्रक्चरल अप्रोच। ओके,
सो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है ये फोकस करता था लर्निंग पे। इट सेज कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस हेल्प्स यू लर्न, तो ज्यादा प्रैक्टिस होती थी इसमें। और लैंग्वेज इज सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो लैंग्वेज जो है ये एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक बहुत बड़ा ट्री है और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, एंड यू हैव टू लर्न ईच ब्रांच परफेक्टली ओनली एट अ टाइम। आप पूरा ट्री एक साथ पढ़ लेंगे या फिर एक ब्रांच से थोड़ा दूसरी ब्रांच से थोड़ा ले लेंगे बोल, तो ऐसा नहीं होता। आप एक ही ब्रांच एक ही टाइम अच्छे से, मतलब प्लंटली जब तक नहीं सीख लेते आप तब तक दूसरी ब्रांच पे नहीं जा सकते। जैसे कि अगर क्लास 1, अभी अपना जो ग्रामर सिस्टम है टीचिंग इन स्कूल्स उसकी बात ले लिए, तो ग्रामर सिस्टम आई गेस बेसिकली छोटे छोटे वर्ड्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास से दिए जाते हैं। प्रॉपर ग्रामर जो हम अपने स्टूडेंट्स को जो सिखाते हैं इन स्कूल्स वो स्टार्ट होती फ्रॉम द 5th क्लास। 4th में थोड़ा थोड़ा बेसिक्स देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सिखाना शुरू करते हैं वो 5th स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं। तो इन द 5th स्टैंडर्ड हम लोग को नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ऐसी चीजें सिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग को नॉन के क्या ब्रांचेस हैं ऐसा सब सिखाते हैं। नॉन प्रोनाउन ये तो सिर्फ बेसिक इंग्लिश है, इसके अलावा और क्या है वो सब हम लोग को फर्दर क्लासेस में सिखाते हैं। तो वही है कि लैंग्वेज एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर है, उसको वन पीस एट अ टाइम हम सीख सकते हैं। और ये स्ट्रक्चरल अप्रोच में एवरीथिंग इज अरेंज इन अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया। मोर ओवर इस में ये स्ट्रक्चरल अप्रोच में इट इज सेड कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन वर्ड्स। जैसे कि इट इज अ वर्ड गेम, ही इज वाइज के बाद मैं डाल रही हूँ फुल स्टॉप। दैट मीन्स आई एम सेइंग कि दैट पर्सन इज वाइज पर्सन। अगर मैं यही सेम 3 वर्ड्स को लेके इज ही वाइज के आगे लगा दी मैं क्वेश्चन मार्क, सी वर्ड्स वही है 3, इसका इस है, ही भी है, वाइज भी है, लेकिन मैं अगर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दी तो आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन। सेम अगर फर्स्ट में वाइज को ले ली, वाइज ही इज, तो अगेन दिस इज इंटरजेक्शन। सो वर्ड्स वही है लेकिन वर्ड्स के आगे भी कुछ होता है जिससे वर्ड का मीनिंग चेंज हो सकता। सो ये बहुत ही सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जो अप्रोच लेके जाता, दैट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। नेक्स्ट इज कम्युनिटिव अप्रोच। नेक्स्ट इज कम्युनिटिव अप्रोच। Communitive approach is also called as CLT, that is Communitive Language Teaching. हाँ, स्ट्रक्चर करेक्ट रहना, स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर करेक्ट रहना, धीरे धीरे से स्टेप वाइज सब सिखाया जाता। सिंपल चीजें पहले सिखाए जाते, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाए जाते आपको। तो दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर। So coming towards communitive approach, that is also known as CLT, and CLT का full form है Communitive Language Teaching. So CLT believes that language is for communication and that human being is a social animal. So जैसा कि English language है, what is that language is for? That language is for communication. So इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो है कम्युनिकेशन के लिए, और जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, मतलब बहुत सोशलाइज होना, बातचीत करना, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, अदर प्लेटफॉर्म्स पे हो, इंसान को बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना इज इम्पोर्टेंट। सो वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। सो इन कम्युनिटिव अप्रोच इट इज सेड के
Language can be best learned only when the learners are given the opportunity to learn the language in real situations. So, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में लर्नर्स को एक चांस दिया जाता है रियल टाइम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने, बातचीत करने, सो दैट वो लोग तभी अच्छे से सीख सकते हैं. कितना भी हम सीख लो सी, इफ आई एम पर्सनली लर्निंग इंग्लिश, तो मैं मार्केट गई, आई बॉट अ बुक फॉर लर्निंग इंग्लिश, और मैं वो पूरी बुक फ्रंटली पढ़ ली, स्टिल मेरे को इंग्लिश नहीं आती. क्यों नहीं आती? बिकॉज मेरा कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग विद अदर्स. सो जब तक हमारी लैंग्वेज फ्लुएंट नहीं होती, तब तक हम दूसरों से बात नहीं करें. बिकॉज जब हम बात करें तो सामने वाले से भी हम सी, नॉट ओनली वी जस्ट स्पीक, वी ऑल्सो लिसन. तो जब हम बात कर रहे हैं, तो जब लिसनिंग इनटेक आ रहा, तो शायद सामने वाले के पास कुछ और नॉलेज है, कुछ और वर्ड्स है, फिर वो हम सीख लेते. देन हमारा वोकैबुलरी जो हमारे माइंड में है फिक्स, वो इनहांस हो जाता, इंक्रीज हो जाता. सो कम्युनिकेटिव अप्रोच ये बिलीव करता कि तब तक हम अच्छे से नहीं सीख सकते जब तक हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती रियल सिचुएशंस में लैंग्वेज लर्न करने की. सो दिस इज ऑल्सो सेड कि इंफॉर्मेशन गैप एंड ओपिनियन गैप. सी, हमारे पास दो तरह के गैप्स रहते. एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट रहना, दूसरा हम सबके ओपिनियंस एक दूसरे से डिफर करते. उस चीज पे भी ये कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकस करता. एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक मटेरियल, मतलब कोई जैसा कि ऑक्सफोर्ड के जो बुक्स है, दैट इज द ऑथेंटिक मटेरियल. अगर आप डिक्शनरी खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो आपको बहुत सारे लोकल डिक्शनरीज भी मिल जाते हैं, तो यू वॉन्ट गेट इट. आप कोई अच्छे से ब्रांडेड ऑथेंटिक डिक्शनरी चाहेंगे ऑब्वियसली. तो कम्युनिकेटिव अप्रोच के लिए भी जो मटेरियल यूज होता, वो बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल, ट्रू मटेरियल रहता, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे से आप सीख सकते हैं. And not only authentic material, it use plenty of resources जो भी अवेलेबल है, चाहे वो ऑडियो लिंगुअल हो या फिर सॉरी जो चाहे वो अगर लिसनिंग मटेरियल हो या फिर वो कुछ स्पीकिंग एक्टिविटीज हो या फिर दूसरे कुछ और एक्टिविटीज हो, तो वो सब चीजें कम्युनिकेटिव अप्रोच में यूज की जाती है. सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो आप लोगों को सिलेबस के हिसाब से तो इतना ही था, बट इसके अलावा मैं कुछ और नॉलेज अपनी तरफ से आप लोग को देना चाह रही हूँ, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू, अभी नहीं तो फिर लाइफ में कभी. सो डेवलपमेंट जो है लैंग्वेज पॉलिसी का इंडिया में कैसे हुआ. सो इंडिया में जो है इंटीग्रेटेड लैंग्वेज पॉलिसी है, मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल, रीजनल, ये सब नीड्स है हम इंडियंस के. और इंग्लिश अभी जो है, इंग्लिश इज अ विंडो ऑन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के लिए इंग्लिश एक विंडो है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद बोले. मतलब थ्रू इंग्लिश वी कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बाहर देख सकते हैं हम अपनी कंट्री के अलावा. और एक कोट है इंग्लिश का, इंग्लिश इज अ गिफ्ट ऑफ गॉडेस सरस्वती. राजा जी ये बोले थे. सो जो गॉडेस सरस्वती है हिंदूज की, उनका एक गिफ्ट है इंग्लिश बोल के, ये राजा जी बोलकर बोले थे. और जब इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को, कब मिली थी इंडिपेंडेंस? ऑन जैन 26 1950. सो तब एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था, वो आर्टिकल का नाम नंबर था आर्टिकल 343. ओके, आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करा था हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज. और ये भी रिकमेंड किया गया था कि 15 years तक, मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years टिल 1965. 1965 तक इंग्लिश हिंदी को जो है
ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया और इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया गया। ऑल्सो जो स्टेट्स, अलग अलग रीजन्स है, स्टेट्स का अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, ये भी डिक्लेयर किया गया था। ओके, ये तो रही पास्ट की बात। इसके बाद जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, आप लोग को मालूम होगा ना, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट है। वो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है कहाँ से आया? दैट थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इज केम फ्रॉम CABE। व्हाट इज CABE नाउ? आई होप आप लोग को पता होगा। CABE इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सो जो CABE है, या तो ये जो CABE है, ये लोग जो है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पर रूल पास करे थे। तो इसका फर्स्ट डिस्कशन जो है 1940s में ही हो गया, लेकिन बाद में ये लोग क्या करे, कुछ इश्यूज बताएं। लेट्स सी व्हाट आर दैट इश्यूज। पहले तो वी हैव अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस दैट इज टू बी टॉट एट स्कूल लेवल। फर्स्ट लैंग्वेज के अलावा भी दूसरे लैंग्वेजेस स्कूल लेवल पे पढ़ाना जरूरी है। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज जो है, इंग्लिश का भी रोल इम्पोर्टेंट है, हिंदी का भी रोल इम्पोर्टेंट है, संस्कृत भी जो है इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, और दूसरे माइनर लैंग्वेजेस है जैसे कि उर्दू एंड दूसरे दूसरे स्टेट्स में अगर तमिल में गए तो तमिल। तो एज अ फर्स्ट लैंग्वेज ये इम्पोर्टेंट है फॉर सम रिलीजन, जो कि स्टेट नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। एक बहुत ही लॉन्ग डिबेट के बाद CAB जो है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पर आ गए इन द ईयर 1956। इन द ईयर 1956 थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अपन इनॉग्रेट करेंगे बोलकर सोच लिया। ऑल्सो लोग डिसाइड करे कि इंग्लिश शुड बी नॉट इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर देन द क्लास 5, मतलब फिफ्थ क्लास से पहले इंग्लिश पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है बोलकर सोच लिया। अब थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का फर्स्ट क्या था देखो, L1, L2, L3। ओके, L1, L2 and L3, language 1, language 2 and language 3। सो लैंग्वेज 1 जो है कुछ भी रीजनल लैंग्वेज या फिर जो भी चाइल्ड की मदर टंग है वो L1 रहना। एंड L2 जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल L1 समझ जाओ आप लोग, L1 जो है कोई भी रीजनल लैंग्वेज या फिर चाइल्ड की अपनी मदर टंग। ओके, इज इट क्लियर? ओके। L2 हिंदी रहना वो स्टेट्स में जहां पर हिंदी स्पीकिंग एरियाज है। सो हिंदी इज फॉर नॉन स्पीकिंग एरियाज। जैसा कि अगर अपन कोई ऐसे स्टेट में चले गए जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, कोई और उन लोग की रीजनल लैंग्वेज है, तो वहां पर हिंदी इज द सेकेंड लैंग्वेज। ओके, क्लियर है आप लोग को L2? अब जैसा कि अपनी तेलंगाना स्टेट की अगर मैं बात ले ली, तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज दैट इज हिंदी या उर्दू कुछ भी ले लो, वो L2 है। लेकिन आफ्टर दैट हमारा L2 इज तेलुगु, बिकॉज वो हमारे कंट्री का लैंग्वेज है एंड L2 इज एसेंशियल फॉर अस लर्निंग। सो हमारा L2 क्या था? तेलुगु। एंड L3 जो है दैट इज इंग्लिश और एनी अदर मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। तो ऐसा ये लोग इन द ईयर 1956 डिसाइड करे। कौन लोग? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? L1, L2, L3। ओके, anyhow this is not in your syllabus, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए। और इंग्लिश जो एज अ ग्लोबल लैंग्वेज हम देखें तो US, UK ये सब जगह की इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, मतलब। ओके, L2, L3 फिर से बोलिए ना मैम। या सी व्हाट इज L2 इज हिंदी
in the non-speaking areas. Okay, जैसा कि हम अगर तमिलनाडु में चले गए तो वहां पर L2 रहेगा उन लोग का हिंदी, बिकॉज L1 उन लोग को ऑलरेडी तमिल या तेलुगु रहता, तो हिंदी उन लोग नहीं बोलते, इसीलिए उन लोग का L2 हिंदी है। या फिर अगर कोई और लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, ओके, अगर कोई और इंडियन लैंग्वेज जो कि उन लोग को नहीं आती, दैट विल बी देयर L2। L3 जो है इंग्लिश या फिर कोई और मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज जो रहती वो L3 रहती। इज इट क्लियर टू यू ऑल नाउ? वही अगर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, सॉरी, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का एग्जाम्पल ले लिए तो L2 जो है सेकेंड लैंग्वेज, जैसे कि अगर हम L1 ले लिए तो L1 जो है या हो सकती है हमारी तेलुगु, या फिर हिंदी हो सकती है, या उर्दू हो सकती है। ओके, L2 देख लिए हम तो L2 भी अपनी हिंदी, संस्कृत या फिर कुछ और हो सकती है। L3 इंग्लिश इज मस्ट फॉर ऑल, बिकॉज इंग्लिश हमारी किसी की भी रीजनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अगर आप लोग बीएड में पढ़े होंगे, याद है आप लोग को, उसमें भी L1 L2 L3 था। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है फर्स्ट 1975, देन 76, देन 86, 2000 एंड लास्ट 2005, 6 एंड 9 में अपडेट हुआ था। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। लास्ट जो है 2009 में अपडेट हुआ था। उसमें भी हमारे जो स्कूल्स के रूल्स, रेगुलेशंस, टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स एंड जो मटेरियल है एनसीईआरटी का, जो भी आ रहा अपना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से, वहीं से सब डिसाइड होके आता। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन है वहीं से सब बनकर आता लास्ट 2009। और फर्स्ट टाइम ये जो मतलब एनसीईआरटी स्टैब्लिश हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1961 में। लेकिन जब ये लोग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जब बताए थे, इनॉग्रेट हुआ था 1961 में, याद रखो। या सेंट्रल का एनसीईआरटी, स्टेट का एससीईआरटी, स्टेट करिकुलम रहता वो फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन रिकमेंडेशन। तो इम्पोर्टेंट है ये सब चीजें भी, मतलब एक ओवरव्यू रहना आप लोगों को जरूरी है। सी इट्स नॉट नेसेसरी कि हम ऑब्वियसली जो हम पढ़े उसमें से भी आएगा, लेकिन एक ओवरव्यू आइडिया रहना आप लोग को सारे चीजों के बारे में, दैट इज इम्पोर्टेंट। इंशाल्लाह अपन ये क्लासेस के बाद कुछ और क्लासेस, मतलब अभी हम आज जो पढ़े हम वो पार्ट 2 हम कंप्लीट कर लिए। इसके बाद पार्ट 3 है, मतलब टीचिंग ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ग्रामर, फंक्शनल इंग्लिश, वोकैबुलरी कैसे पढ़ाते हैं, ऑथेंटिक मटेरियल कैसे ढूंढ सकते टीचर्स। तो टीचर्स को तो ऑथेंटिक मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्कूल विल प्रोवाइड अस द मटेरियल। लिटरेचर कैसे पढ़ाना, उसके बाद ये थर्ड टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक है अपना टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, प्रिंसिपल्स, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट कैसे लेना, इवैल्यूएशन कैसे लेना। मतलब अब आजकल जो चल रहा है FA1, FA2, देन समेटिव, फिर FA3, 4 एंड समेटिव 2। इसके साथ साथ ओल्ड मेथड्स क्या थे, जैसे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड देन फाइनल एग्जाम्स, वो कब ऐसा था, दैट ऑल। एंड फिफ्थ टॉपिक है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। तो आई गेस इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट 3 क्लासेस में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इंशाल्लाह ताला। आफ्टर दैट जो फोर्थ है लिटरेरी कॉम्प्रहेंशंस, वो आप लोग को एक पैसेज टाइप दे सकता पोएट्री से या फिर प्रोज से, उसमें से आप लोग को आंसर्स ढूंढना पड़ता। वो तो सिंपल है, यू ऑल कैन डू दैट। उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को अलग से, बस ये मालूम रहना आप लोग को कि सिलेबल, एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है, सिलेबल्स कैसे रहते हैं, ये सब बेसिक चीजें रहते हैं।
और ग्रुप में ये जो मैं कुछ दिन का लीव ली थी बीच में, इन दैट ग्रुप में हम थोड़े से पैसेजेस डाले थे, तो वो प्रैक्टिस करो, या फिर अपने पास कोई आप लोग के पास बुक्स है तो उसमें से पैसेजेस प्रैक्टिस कर लो, देन सिलेबस विल बी एंड. सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. आई होप आप लोग को समझ आया होगा.